जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। मेरा नाम राजकुमार और बता दें कि इस वर्ष एक नई शुरुआत कर रहे हैं जहां पे आपको एनसीईआरटी मैथ चैप्टर बाय चैप्टर शुरू से देखने को मिलने वाले हैं। बता दें कि आज पहला क्लास होने वाला है। एक वर्षों से क्लास इस पे छूटा हुआ है, लेकिन फिर से इस चैनल पे शुरू से आपका एनसीईआरटी मैथ देखने को मिलेगा। जो भी 10th क्लास के विद्यार्थी हैं वो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और दोस्त यार के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना मात्रा में ज़्यादा मात्रा में जुड़ेंगे हमें उतना ही पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। बता दें कि एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं बिहार बोर्ड में वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को दिक्कत होता है वो मैथ से ही दिक्कत होता है। लेकिन हम मैथ को ही लेकर के आए हैं। मैथ बीच में फिर साइंस का भी क्लास चलेगा। फिलहाल अभी मैथ शुरू से लेकर के चलते हैं, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी आपके दोस्त भाई बहन हो उनके पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, बारीकी से सभी चीजों को समझेंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज, जो वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है। 3-4 चैप्टर है, ठीक है, जहां पे लगभग आपको 1 हफ्ता का समय यानी 4 से 5 वीडियो में पूरा का पूरा हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो बस वीडियो में बने रहेगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। अगर आपका मैथ बहुत वीक है तो भी टेंशन ना लें हम, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, एक यहाँ पे मोटिवेशन शायरी लिए है, बहुत ही भयानक है, ध्यान समझिएगा कि किस्मत और मेहनत में फर्क होता है भाई। किस्मत और मेहनत में फर्क होता है। क्या? क्योंकि किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है। किस्मत केवल वही दिलाती है जो लिखा होता है किस्मत में। पर एक शब्द है मेहनत, एक शब्द है मेहनत। मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं होता है। जो लिखा भी नहीं होता है किस्मत में वो भी दिलाता है। वो किससे? मेहनत से। तो मेहनत करना है और अपने आप को निखारना है। इस निखार में हम भी आपके सहयोगी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो हम लोग क्या देखें? वास्तविक संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले विद्यार्थी तो यही जानेंगे कि सर, क्योंकि बहुत से आप पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, बहुत पढ़ेंगे तो वास्तविक संख्या तो डायरेक्ट चैप्टर चालू कर दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर वास्तविक संख्या होती कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, इस चीज को जानेंगे। इसमें विभिन्न बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ से 5 नंबर वाले सवाल नहीं आते हैं, चला 2 नंबर वाले सवाल और ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। तो सभी चीज को क्लियर करेंगे। थोड़ी सी आप वीडियो में बने रहे, देखिए कैसे मजा आने वाला है। सबसे पहले वास्तविक, वास्तविक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल, ठीक है, और रियल नंबर बोला जाता है। अब रियल नंबर यानी रियल जो हकीकत है वही रियल है। जैसे अगर ये कहें हम 5, तो ये 5 है। अब 2 घंटे बाद ये 7 नहीं होगा, जब भी होगा तो ये 5 होगा। तो ये क्या हो गया? 5 रियल नंबर है। तो आप समझ गए होंगे, रियल नंबर समझ गए कि जो संख्या कभी बदलती नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे हम 10 लिख दिए तो ये 10 ही रहने वाला है, ये बदलने वाला नहीं है। तो संख्या जो बदलती नहीं है वही संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा अगर हम बात करें तो किताबी की अगर बात करें, किताब भाषा का, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए हम अपने तरीके से आप समझाने का प्रयास करते हैं कि सभी प्रकार की संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या है। जितनी भी प्रकार की संख्या है, सभी संख्या को अगर हम मिला देते हैं तो एक संख्या बनती है जिसका नाम हो जाता है वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 डिफिनेशन हम लोग जान गए। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सबसे सटीक और सबसे प्यारा आंसर है सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा, परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें वैसी संख्या जो अपने आप में कभी नहीं बदलती है, वास्तविक संख्या कहलाता है। क्लियर है? अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या। थोड़ा सा समझने का काम कीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा बात करें हम तो समझने का काम कीजिएगा। प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। और बता दें कि नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है? तो गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। तो गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। क्या? गिनती की संख्या को, गिनती की
संख्या को, कौन संख्या, तो प्राकृतिक या प्रकृत संख्या कहते हैं। बस थोड़ा सा आज हम लोग लेक्चर दे फिर चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो गिनती की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे हम बात करें यहाँ पे, तो हम देख लिए कि गिनती की जो संख्याएं होती है वही हमारे पास क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर इसमें हम बात करें दूसरे पॉइंट की, अगर हम बात करें पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या, देखिएगा तो पूर्ण संख्या किसे कहें। देखिए गिनती की संख्या में 0 लगा दिया जाए वह पूर्ण संख्या, पूर्ण यानी 0 से शुरू हुई। तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। या इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या में 0 ऐड कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो क्या लिख सकते हैं, 0 से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है उसे क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। राइटिंग थोड़ा सा हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, सभी चीज को समझाएंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। जैसे क्या 0 से शुरू, तो 0 से शुरू हुआ, कहां तक, अनंत तक चली जाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये डॉट डॉट कहां तक चला जाएगा, तो अनंत तक चले जाएंगे। कौन संख्या कहलाएगा हमारे पास, तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ जो मैनुअल होते हैं उसी चीज को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ये आप पढ़ चुके होंगे क्या, तो सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, ये बचपन से ही रट रहे हो, 9th क्लास में बहुत ही पढ़े होंगे सम संख्या। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। क्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। राइटिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेरे साथ बने रहेगा, धीरे धीरे आपको राइटिंग में सभी समझ में आने लगेंगे। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले, एग्जाम्पल के थ्रू में क्या आएगा, तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात कर ले तो देखेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो 2 से कौन कटने वाले हैं, तो 2 से कटेगा 2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएंगे। 2 के बाद कौन कटेंगे, तो 2 के बाद हमारे पास कटेगा क्या, तो 4 कटेगा। 5 नहीं कटेगा क्योंकि 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, तो ये 5 नहीं होंगे। 6 8 10 12 डॉट डॉट अनंत तक चला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सम के बाद अगर हम बात करें तो विषम, क्या, विषम संख्या। थोड़ा सा पेंसिल जो है ना छोटा बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, बस। अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखेंगे विषम संख्या, तो सम में 2 से कटता है पूर्ण रूप से और विषम में 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। बस क्या, वैसी संख्या जो 2 से, ठीक है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता उसे विषम संख्या कहते हैं। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं, पूरा का पूरा समझ में आएगा। अगर आप मैथ नहीं पढ़े तो बस बने रहे, आपको पूरी चीजें समझ में आने लगेंगे।
जैसे अगर बात करें 2 से पूर्ण नहीं कटेगा, तो क्या एक है जो 2 से पूरा तरीका से नहीं कटने वाला, 2 से कट जाएगा, तो क्या आएगा 3। 3 के बाद अगर बात करें तो 5, क्योंकि 5 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटने वाले हैं। 7, ठीक है, 7 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद अगर बात करें तो 13। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटती है हमारे पास विषम संख्या कहलाता है। अब चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, बस खाली आप लोग बने रहिएगा, ध्यान समझिएगा। देखें भाज, क्या भाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। और एक होता है क्या अभाज्य संख्या। ये सब संख्या को मिलाएंगे तब जाकर के हमारे पास बनेगा क्या वास्तविक संख्या। अभी 2-3 और है, बस बने रहेंगे, परिमेय है, अपरिमेय है और पूर्णांक है, सभी चीज क्लियर करेंगे। देखिए भाज्य में है कि वैसी संख्या जो एक और खुद को छोड़कर, ठीक है, एक और खुद को छोड़कर अन्य से भी विभाजित हो जाता है, वो हमारे पास भाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ पे अभाज्य यानी जो एक और खुद को छोड़कर किसी से विभाजित नहीं होता है, हमारे पास अभाज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या ध्यान समझेगा, वैसी संख्या जो एक और खुद, ठीक है, खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और खुद को छोड़कर किसी से भी वो नहीं करता है, हमारे पास क्या कहलाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। चलिए जानते एग्जांपल के रूप में। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करिए, क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 होता है, याद रखेंगे क्या 2 होता है। लग रहा होगा कि 2 नहीं होगा, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होते हैं। 2 के बाद अगर हम बात करें तो 3, क्योंकि 3 जो है 3, ठीक है। अच्छा 3 के बाद हम बात करें तो 3 के बाद 5, 5 1 और 5 से केवल कटेंगे, इसके बाद किसी से भी नहीं कटने। 3 1 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, इसके वाला कोई भी गुणनखंड इसका नहीं होगा। बात करें 2 का तो 2 1 से कट जाएंगे और ये 2 से खुद से ही कट जाएगा, लेकिन इसके बाद किसी से भी कटने वाले नहीं। बात करें 7 तो 7 केवल 1 से और 7 से कटेंगे, यानी 1 से और खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटने वाला। बात करें 9 तो 9 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 1 से 9 कटेगा, 9 से भी 9 कट जाएगा, तो ये तो सही है कि 1 से और खुद से कटना चाहिए, लेकिन किसी अन्य से नहीं कटना चाहिए, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। लेकिन 9 3 से कट जाता है, 9 जो चला 3 से कट जाता है, इसलिए नहीं होगा। तो क्या होगा, 9 नहीं होगा तो 11 होगा। क्या होगा, 11 होगा, ठीक है, 11। अब 11 के बाद क्या आएगा 13, क्योंकि 13 किसी से भी कटता नहीं है। 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 1 से कटेंगे, 15 से कटेगा, लेकिन 15 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएंगे। तो 15 के बाद हमारे पास 15 नहीं होगा तो 17, क्योंकि 17 किसी से भी नहीं कटेंगे। 19 के बाद 21 भी नहीं होगा, क्योंकि 7 से कट जाता है। हमारे पास 23 हो जाएंगे, 23 के बाद क्या होगा 29 हो जाएंगे, 29 के बाद 31 हो जाएगा, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो आप ये चीजें समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर है। भाज्य देखेंगे, भाज्य में क्या होगा कि वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है, अन्य गुणनखंड हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। बस इसका अपोजिट है क्या, एक और खुद, ठीक है, खुद के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। थोड़ा सा हम राइटिंग पे फोकस नहीं करें, राइटिंग हमें बैठा के लिखना होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े रहेंगे
आपको राइटिंग भी अच्छे से समझ में आने लगा। ऐसा नहीं कि राइटिंग नहीं बैठता है, बस हम थोड़ा सा लापरवाही खुद से कर देते हैं। ध्यान समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे, तो क्या लिखे, भाज्य संख्या। तो भाज्य यानी भाज्य कटने वाला। देखेंगे, एक और खुद के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है, उसे ही भाज्य संख्या कहा जाता है। तो अगर हम बात करें एक, क्या एक होगा, तो एक एक से कटेगा और खुद से कटेगा, लेकिन इसके बाद किसी से भी कटने वाला नहीं है, तो एक नहीं होगा। दो की बात करें, दो को, तो देखिए दो एक से कटेगा और दो दो से, यानी एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा कोई भी गुणनफल नहीं होगा, तो ये भी भाज्य नहीं होगा। ध्यान समझने की बात कीजिएगा। तीन की अगर बात करें तो तीन एक से कटेंगे और तीन से कटेगा, लेकिन इसके बाद कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा। अगर हम बात करें चार का, तो इस नियम के अनुसार एक से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए, तो एक और चार से कट गया, लेकिन इसके अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाना चाहिए। तो अन्य कौन संख्या है, तो अन्य संख्या दो, और दो से भी चार विभाजित हो जाएगा, इसलिए भाज्य संख्या होगा। और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 8 होगा, 4 होगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी चीजों को बारीकी से समझाएंगे, बस आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए और जुड़िए जाते जाते। देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास 4, 4 के बाद क्या 5 आएगा, ध्यान समझिएगा, क्या 5 आएगा, तो 5 एक से कटेंगे, 5 से कटेगा, लेकिन 5 इसके अलावा किसी से कटेगा तो नहीं कटेंगे। क्या 6 होंगे, ध्यान समझिएगा, तो 1 से कटेगा और 6 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, लेकिन 6 जो है 3 से भी कट जाएगा, यानी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। 6 क्या 7 होगा, तो 7 नहीं होगा, 7 नहीं हो, क्या 8 होगा, क्योंकि 1 से कटेंगे और 8 से कटेगा, लेकिन 8 जो है 4 से भी कट जाएगा। क्या 9 होगा, तो 9 भी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 9 जो है, चला जरा ध्यान समझिएगा कि 1 से 9 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, लेकिन 9 3 से भी कट जाएगा, तो क्या 10 होगा, बिल्कुल 10 होगा, क्योंकि 1 से और 10 से कटने के बाद 5 से भी कट जाएगा। 11 नहीं होगा, क्यों 11 नहीं होगा, क्योंकि 1 और 11 से कटेंगे, इसके अलावा कोई भी इसका गुणनफल नहीं होगा। क्या 12 होगा, तो बिल्कुल होगा। क्या 14 होगा, तो बिल्कुल 14 होगा। कैसे, क्योंकि 1 से कटेगा और 14 से कटेगा, लेकिन 14 7 से भी कट जाता है, तो आप समझ में आ गया होगा। एक सवाल दिया जाता है हर बार, याद रखेंगे इसको, क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होगा। ध्यान समझिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। इसका गुणनखंड की बात करें तो 8 आ जाएगा। अगर योगफल की बात करें तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक के। चलिए आज पूरा संख्या को क्लियर कर लेते हैं, अब इसके बाद हम चैप्टर को शुरुआत करेंगे। अगर हम बात करें परिमेय संख्या, परिमेय संख्या शॉर्ट शब्दों में समझेंगे। देखिए, इसको कहा जाता है कि वैसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में क्या हो, लिखा जा सकता हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर हम बात करें, देखेंगे 6/5, 3/4, कोई भी संख्या ले लीजिए, 9/12, ये सभी के सभी कौन संख्या, परिमेय संख्या। अगर हम बात करें यहाँ पे 5, तो 5 भी परिमेय संख्या हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा रहता है, तो यह p/q के रूप में हो जाता है, यह हमारे पास परिमेय संख्या। लेकिन एग्जाम्पल में आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि √25/3 कौन संख्या है, तो कहेंगे सर ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा और 3 p/q के रूप में हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या है। अच्छा, क्या 1/7 परिमेय संख्या, बिल्कुल है। 9/4 बिल्कुल है। क्या 2 परिमेय संख्या, बिल्कुल है। अच्छा, डॉट ये होता है क्या सर, 0 भी परिमेय संख्या है, बिल्कुल चेला 0 भी है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा और या p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय हो जाता है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्या समझ में आ गया होगा यहाँ पे परिमेय के बारे में। रूट में दिया हो, लेकिन अगर वर्गमूल निकल जाता है और वह तो हुई परिमेय संख्या कहला जाता है। अब चलते हैं अपरिमेय के बारे में। बस एक आध दो और बचे हुए हैं, जिसको आप लोग देख लीजिएगा।
अपरिमेय। तो ध्यान देंगे जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। p बटा q के रूप में जिसे नहीं लिखा जा सकता उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अगर हम बात करें एग्जांपल का, जैसे में देखिए √7 बटा में 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान समझने का बात कीजिएगा। आप तो लगेगा कि सर ये तो p है और ये q के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो। ध्यान समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल पाता हो, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। रूट के अंदर हो लेकिन वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाल पाता हो, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे अगर बात करें √7 बटा में 5 ले लेते हैं। अच्छा, √9 और रूट बटा में 10। अगर बात करें कि 9 का वर्गमूल तो 3 आ जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाल पाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। रूट बात करें √5, तो √5 कौन संख्या है, तो अपरिमेय, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर हम बात करें 1 बटा √7, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। √7 प्लस में 5 है। अच्छा, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय है, लेकिन परिमेय के साथ अपरिमेय मिल जाएगा तो वो पूरा अपरिमेय बन जाता है। आप चोरी नहीं करें, लेकिन आप चोर के साथ रहेंगे तो आप भी चोर कहलाएंगे। यानी परिमेय अपरिमेय के साथ मिलता है, हमेशा अपरिमेय बना देता है। क्लियर है आपको? चलिए, √7 का कोई भी संख्या ले सकते हैं यहाँ पे चला। ठीक है, √5 और बटा में 3, ये भी कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। तो चीजें समझ में आ गया होगा कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो लेकिन पूर्ण रूप से वर्गमूल उसका नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्या π/2 अपरिमेय संख्या? बिल्कुल, क्योंकि पाई जो होते हैं रेडियन में होता है और रेडियन का मान पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता है, क्योंकि पाई जो होते हैं उसका मान होता है 22/7। निकालेंगे तो भाग देते जाएंगे 3.14, उसके बाद भी बहुत आते रहता है, कटता पूर्ण रूप से नहीं है। तो पूर्ण रूप से विभाजित न होने के कारण यहाँ परिमेय संख्या हो जाती है, क्योंकि इसका मान रेडियन में होता है। तो आप समझ में आ गया होगा कि π/2 रहेगा तो भी क्या है, अपरिमेय। 2π रहेगा तो भी अपरिमेय। अगर हम पाई रहेगा तो भी अपरिमेय, 3π रहेगा तो भी अपरिमेय। नहीं, आप पाई मिल गया तो आपको अपरिमेय ही मारने हैं। तो परिमेय और अपरिमेय को अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं, चलिए देख ही लेते हैं इसको। पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या। अभी पूर्णांक में आता है, ध्यान समझेंगे, पूर्णांक संख्या। अभी इस पूर्णांक में आता है सम पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, ध्यान समझिएगा। वैसी संख्या जो माइनस से शुरू करके प्लस तक चली जाती है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। अगर सिर्फ धन पूर्णांक लगा दे तो केवल प्लस वाले लेने हैं, अगर ऋण पूर्णांक लगा दे तो सिर्फ माइनस वाले लेने हैं। लेकिन अगर पूर्णांक संख्या बोल दिया जाए तो माइनस से शुरू करके प्लस तक जाती है। कहाँ? माइनस से, ठीक है, माइनस से शुरू होकर कहाँ? प्लस तक जाती है, उसे ही पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ये हम शॉर्ट में लिख दिए समझने के लिए आपको। चलिए अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे डॉट डॉट आ रहा, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 अनंत तक के। इधर भी अनंत तक, यानी माइनस से शुरू हो रहा और कहाँ तक चला जा रहा, प्लस तक चला जा रहा, वो संख्या क्या कहलाएंगे, तो पूर्णांक संख्या कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको ये टोटल चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट लगता है तो कमेंट करें, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। देखिए आज चैप्टर शुरुआत हो चुका है। आज हम लोग क्या पढ़े, संख्या के बारे में। इस संख्या को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो रोक करके फॉर्मूला को लिख लीजिएगा अच्छे से। कल जो आपको चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें बारीकी से क्लियर होगा और सब चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस आप लोग का सहयोग चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, युगल विभाजन पढ़ेंगे, दशमलव प्रसार पढ़ने वाले हैं, सिद्ध करने वाले पढ़े हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं, अभाज्य गुणनफल पढ़ने वाले हैं। ये आपको वास्तविक चैप्टर के अंतर्गत। तो हम लोग पढ़ लिए क्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और रूट संख्या उसी कहा जाता है। हम लोग परिमेय और अपरिमेय भी पढ़ लिए, सम विषम सब पढ़ लिए। इन सभी संख्याओं को अगर हम मिला देते हैं तो ही क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है, वास्तविक संख्या बन जाता है। तो
तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यह वह संख्या जो अपने आप में कभी बदलती नहीं है, वो वास्तविक संख्या कहलाता है। अगर बात करें किताबी भाषा बोलना चाहेंगे तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। चैप्टर अच्छे ढंग से आपको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।